हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट की। पेपर का नाम क्या है? एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। जैसा कि थंबनेल में देख भी सकते हैं हम। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये नोट्स के थ्रू ही पढ़ा रही हूँ, बट अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडल में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए होते हैं, तो वो मैंने नोट्स के थ्रू नहीं प्रिपेयर किए हैं, वो हम डायरेक्ट मॉडल से करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। राइट, अगर कुछ क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छी तरीके से मॉडल में एक्सप्लेन होते हैं तो उन्हें हम मॉडल से करेंगे, बाकी सब हम रिटन नोट से करेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। राइट, चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, प्लेटो कौन था? प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। किसकी? प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। प्लेटो के सिद्धांत की विवेचना करने से पहले प्लेटो ने काफ़ी सारे सिद्धांत दिए हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो प्लेटो के सभी सिद्धांत आपस में लिंक हैं। तो अगर आप एक भी सिद्धांत ध्यान से समझते हैं तो आप बाकी सभी सिद्धांतों को इजीली समझ पाएंगे। तो वीडियो को, अगर आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें। राइट, और क्वेश्चन को रटे नहीं, आंसर रटेंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। सिर्फ पीडीएफ के प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और सिर्फ 1-2 बार रीड करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। राइट, क्योंकि उससे पहले पश्चिम में किसी ने भी राजनीति दर्शन का क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादन नहीं किया था। किसी ने भी क्या नहीं किया था? क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादन नहीं किया था। वैसे तो सुकरात भी दार्शनिक था और सुकरात प्लेटो का गुरु भी था, बट सुकरात बोल के समझाता था, उसने कोई बुक वगैरह नहीं लिखी थी। प्लेटो ने बुक वगैरह लिखी, इसलिए प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्राथमिक राजनीतिक दार्शनिक बोला जाता है। राइट, आगे चलते हैं। तो प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ? एथेंस में हुआ। कहाँ पर हुआ? एथेंस में हुआ। कब हुआ? 428 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, इसके पिता एरिस्टोन थे, वो भी एथेंस में रहते थे। इसका वास्तविक नाम अरिस्तोकीस था। आप ये ध्यान रखिएगा, इसका वास्तविक नाम अरिस्तोकीस था, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। किंतु उसके कंधे चौड़े होने के कारण उसका जो व्यायाम शिक्षक था, प्लेटो का जो व्यायाम का टीचर था, उसने अरिस्टिकोस का नाम प्लेटो रख दिया। राइट, अब ये हमें पता चल गया प्लेटो का नाम प्लेटो कैसे पड़ा। आगे चलते हैं हम देखते हैं। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। किसका शिष्य था? सुकरात का। मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। 347 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होगी। 347 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होगी। वीडियो का आगे देखने से पहले इसमें बहुत बार एक शब्द आएगा दार्शनिक, तो हम दार्शनिक का मतलब समझ लेते हैं। दार्शनिक वो लोग होते हैं जो जीवन के विषय में खुद के अपने विचार बनाते हैं, जो बहुत भ्रमण करते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। लाइक ये सब लोग जो ऐसे सोचते हैं ना, आखिर जीवन क्यों है, हम जीवन क्यों जी रहे हैं, जो इस तरीके से सोचते हैं ना, भगवान है नहीं है, लाइक इस तरीके से जो अपने कॉन्सेप्ट बनाते हैं और जो खुद अपनी डेफिनेशन देते हैं जीवन के बारे में, इन सब के बारे में विचार करते हैं, वही लोग दार्शनिक होते हैं। दार्शनिक से हमें मतलब पता चल गया। अब आगे चलते हैं। तो प्लेटो का आदर्श राज्य देखते हैं हम। तो प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। किस ग्रंथ में किया? रिपब्लिक में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटो के ग्रंथ का नाम लिखिए, प्लेटो की बुक का नाम लिखिए। प्लेटो ने केवल आदर्श राज्य का विचार प्रस्तुत किया है, ये नहीं बताया कि आदर्श राज्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भाई आपने एक आइडिया दे दिया, अगर पर आइडिया पे कैसे काम करना है ये तो बताना चाहिए ना। अब देखेंगे ये इसकी आलोचना, इसके आदर्श राज्य की आलोचना का सबसे बड़ा कारण सिद्ध हुई, बट ये हम आगे देखेंगे। इसके आदर्श राज्य की क्या विशेषताएं थी? दार्शनिकों का शासन। अभी हम दार्शनिक की बात कर चुके हैं, क्योंकि प्लेटो मानता, ये मैंने यहाँ हेडिंग लिखी है और ये यहाँ शॉर्ट में लिख रखा है, पर आपको एग्जाम में पूरे रूप से हेडिंग को एक्सप्लेन करना है। जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुनिएगा। आप लिखेंगे वहाँ पे, प्लेटो मानता था कि एक राजा को दार्शनिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दार्शनिक में श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण होते हैं। प्लेटो का ये मानना था कि एक दार्शनिक ही ऐसा होता है जिसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण होते हैं, और वो ही राज्य से बुराई पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है और राज्य का विकास कर सकता है। आप इसी तरीके से इस हेडिंग में लिखेंगे। दूसरा है, आदर्श राज्य में न्याय होना चाहिए। आदर्श राज्य में क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। बट यहाँ पर जैसे आप अगर प्रेजेंट टाइम में देखेंगे, आज के समय में न्याय से मतलब क्या होता है? कानूनी व्यवस्था से होता है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसे कानून के थ्रू दंड मिलता है, बट प्लेटो के केस में ऐसा नहीं है। प्लेटो का न्याय से यहाँ मतलब है, अगर कोई राज्य का व्यक्ति है, जैसे अगर हम इसे समझें, जैसे मैं यूपी में रहती हूँ, तो यूपी मेरा राज्य है, तो मैं ऐसा कार्य करूँ, मैं ऐसा काम करूँ जिससे मेरी राज्य की वृद्धि हो। तो प्लेटो का राज्य के न्याय के सिद्धांत से सिर्फ यही मतलब है, न्याय टर्म से यहाँ, कि सभी व्यक्ति ऐसा कार्य करें या ऐसा कर्तव्य करें जिससे राज्य का अधिक विकास हो। क्या हो? राज्य का अधिक विकास। न्याय का संबंध सिर्फ यहाँ से है। तो न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार रहा है। क्या है? न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार रहा है।
प्लेटो का आदर्श राज्य भी न्याय पर ही आधारित है, और प्लेटो का आदर्श राज्य भी किस पर आधारित है? न्याय पर। प्लेटो के जितने भी अपने विचार दिए हैं या सिद्धांत दिए हैं, न्याय का सिद्धांत भी दिया है, अभी आप दार्शनिक का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, राजा के दार्शनिक का सिद्धांत, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी एक दूसरे पर आधारित हैं, राइट। आगे चलते हैं। नागरिकों के, प्लेटो ने नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। अब वो वर्ग कौन सा है? शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, उत्पादक वर्ग है। प्लेटो बोलता है शासक सिर्फ कौन बनेगा? दार्शनिक बनेगा। सैनिक सिर्फ सैनिक वाले ही काम करेगा, और उत्पादक वर्ग जो कृषि वगैरह है, अब जो एक किसान है वो सैनिक नहीं बन सकता, सैनिक दार्शनिक नहीं बन सकता। प्लेटो का बिल्कुल मानना है जो व्यक्ति है वो ही काम करेगा, बाकी वो दूसरा काम नहीं कर सकता। आगे देखते हैं, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। प्लेटो ने यहाँ तक कि ये भी बोला, एक राज्य तभी अच्छा होता है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था पर भी कंट्रोल हो। जैसे कि अगर हम इसे आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में अगर देख के समझें कि यूपी में रहते हैं हम लोग, तो मैं यूपी में रहती हूँ, राइट। तो यूपी मेरा राज्य है, और अगर इस राज्य का राजा किसे मानेंगे हम? योगी आदित्यनाथ को मानेंगे, ठीक है, श्रीमान योगी आदित्यनाथ को मानेंगे। तो अगर ऐसा हो कि योगी आदित्यनाथ ये भी डिसाइड करें कि मुझे क्या पढ़ना है, कि मुझे ये पढ़ना है, राइट, तो प्लेटो ने बोला है कि राजा को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक राज्य में क्या शिक्षा कराई जाएगी, कि लोग क्या पढ़ेंगे। मतलब इतना ज़्यादा नियंत्रण प्लेटो ने अपने राज्य के सिद्धांत में बताया है। 5वां है कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध, कि कुछ भी ऐसा साहित्य नहीं होगा या कोई ऐसी कला नहीं होगी जिससे हमारे राज्य की पर कोई दोष हो, या बोलते हैं ना लोग इन्फ्लुएंस हो। जैसे कि आज के टाइम में क्या है, हम विदेशी गाने भी सुनते हैं, लाइक कोरियन पॉप बहुत फेमस हो रहा है। तो प्लेटो ने बोला है नहीं, अगर हम सुनेंगे तो अपने बिल्कुल कल्चरल प्रोग्राम या जो हमारे पुराने जो साहित्य हैं सिर्फ हम उन्हीं पर अपना फोकस रखेंगे। 6वां इन्होंने बोला है नर नारियों को समान अधिकार प्राप्त होगा, राइट। आगे चलते हैं। अब हम प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी धारणा को व्यक्त करते हुए वे पर लिखते हैं कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य का अपरिहार्य तत्व है। आप ये डेफिनेशन याद भी कर सकते हैं, मैंने लिख दी है। अगर आपको टाइम नहीं है और आपसे याद नहीं हो पाती है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम इसके दोष देखते हैं कि आदर्श जो हमारे राज्य का सिद्धांत है उसके क्या दोष हैं, राइट। आदर्श राज्य सिद्धांत के क्या दोष हैं? पहला, नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि एक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। अब जो शासक वर्ग है, दार्शनिक लोग, उनके पास तो पूरी शक्ति आ जाती है, बट जो उत्पादक वर्ग है, किसान वर्ग है, उसके साथ भेदभाव होता है। तो आप ये हेडिंग से आप लिखेंगे कि प्लेटो का ऐसे 3 वर्गों में बांटना उचित नहीं था, क्योंकि उत्पादक वर्ग के साथ भेदभाव होता था। आप ऐसे खुद से लिखेंगे। स्वतंत्रता का निषेधन, स्वतंत्रता का निषेधन कैसे? क्योंकि प्लेटो ने ये तक बोला है कि एक राज्य में लोगों को क्या शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी, एक राज्य में लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे कि उन्हें 3 वर्गों में विभाजित कर गया, इससे क्या हुआ? इससे हमारी स्वतंत्रता है वो छिन गई, राइट। तीसरा, दास प्रथा के संबंध में, जिस समय प्लेटो ने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, पर प्लेटो ने अपने इस आदर्श राज्य के सिद्धांत में दास प्रथा के बारे में कुछ नहीं बोला, ये भी इसका दोष था। उत्पादन वर्ग की उपेक्षा, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, सैनिक वर्ग और शासन वर्ग को बहुत ज़्यादा उसको सम्मान प्राप्त था, पर उत्पादक वर्ग जो किसान लोग थे उन्हें बिल्कुल भी सम्मान प्राप्त नहीं था। और इसकी अरस्तु ने भी आलोचना की है, जो प्लेटो का शिष्य अरस्तु है उसने भी आलोचना की है। उसने भी लिखा है कि शासन वर्ग को इतनी ज़्यादा सत्ता दे देना, उत्पादन वर्ग को इतना ज़्यादा अवॉइड कर देना, उन्हें भेदभाव करना, वो उचित नहीं है, राइट। अरस्तु ने अपनी ग्रंथ पॉलिटिक्स में प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की है, तो आप ध्यान रखिएगा अरस्तु का ग्रंथ कौन सा है? पॉलिटिक्स। ऊपर दिए हुए आलोचनाओं के अतिरिक्त सबसे बड़ी आदर्श राज्य की आलोचना है कि आदर्श राज्य का सिद्धांत स्वप्न लोकीय है। क्या है? एक सपना है जिसकी इस पृथ्वी पर कोई सत्ता नहीं है। कि ये माना जाता है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो क्या है? एक सपना है जो पृथ्वी पर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, अब नहीं, ये प्लेटो और अरस्तु के काल से कहीं नहीं मिलेगा आपको पृथ्वी पर। और ये बात स्वयं प्लेटो ने भी बोली है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक की 9वीं पुस्तक के अंत में लिखा है कि मेरे विचार में पृथ्वी पर तो ऐसा नगर कभी भी नहीं होगा, राइट, और इसका नमूना तो स्वर्गलोक में ही स्थित है। प्लेटो भी ये बात मान चुके हैं कि हाँ, ऐसा राज्य का आदर्श राज्य कहीं नहीं मिल सकता, ये स्वर्गलोक में ही है। अतः हम मान सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत परलौकिक है, यह एक सिर्फ काल्पनिक सिद्धांत है। क्या है? सिर्फ काल्पनिक सिद्धांत है, राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है सेकंड, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की दोनों एक ही क्वेश्चन लिख दिया और में भी, सॉरी। अब ये क्वेश्चन है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया था। हम आंसर देखते हैं। सिफालस, पॉलीमार्कस, थेरीमेकस और ग्लाउकन का न्याय सिद्धांत बाह्य माना जाता है। अब ये सब क्या है?
ये भी प्लेटो की तरह क्या है, ये भी प्लेटो की तरह दार्शनिक है। इन्होंने भी अपना न्याय सिद्धांत दिया है, पर इनका न्याय सिद्धांत क्या माना जाता है, बाह्य माना जाता है। अभी हम पढ़ेंगे बाह्य का क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्लेटो का न्याय सिद्धांत आत्मिक माना जाता है, ठीक है, आत्मिक माना जाता है। प्लेटो कहता है कि न्याय राज्य की प्राणवायु है। क्या है, न्याय राज्य की प्राणवायु है। बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा, और जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन की सबसे स्टार्टिंग में लिखिएगा। प्लेटो कहते हैं कि न्याय राज्य की प्राणवायु है, राइट। तो प्लेटो ने न्याय को दो रूपों में वर्णन किया है, न्याय का दो रूपों में वर्णन किया है। पहला व्यक्तिगत या सामाजिक न्याय, दूसरा राज्य से संबंधित न्याय। अब हम देखते हैं कि प्लेटो का न्याय शब्द से ही क्या मतलब है। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, बट मैंने यहाँ पे लिखा भी है, वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर होता है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे दंड दिया जाता है, किंतु प्लेटो के साथ न्याय से तात्पर्य सभी मनुष्य का अपने कर्तव्य पालन से है, जो हम बात भी कर चुके हैं। तो इसी पर प्लेटो बोलते हैं न्याय क्या है तथा उसका अधिवास कहाँ है। इसका उत्तर देते हुए प्लेटो ने कहा है कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करना ही, और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है, राइट। सिंपल इसका मतलब है, प्लेटो बोलते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति अपना काम करे, अपना कर्तव्य करे, दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य में टांग ना अड़ाए, और हर उस व्यक्ति के मन में न्याय मिलेगा जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। उस कर्तव्य से उसके राज्य को कोई ना कोई लाभ होता है, राइट। हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं देखते हैं। पहला आंतरिक सिद्धांत या नैतिक सिद्धांत बोल सकते हैं कि प्लेटो का ये क्या है, ये आंतरिक सिद्धांत है। आंतरिक सिद्धांत से मतलब है या नैतिक सिद्धांत से मतलब है, अब यहाँ प्लेटो ने किसी को बाध्य नहीं करा है कि कर्तव्य का पालन करने के लिए। अगर मैं हूँ एक राज्य में रहती हूँ, अब वो मेरी इच्छा है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, अब मेरे को कोई दंड देने वाला तो है नहीं, तो ये क्या है, ये आंतरिक है। बट जो अभी हमने देखा ग्लाउकन ने और जो पहले जो फिलोसोफर हैं, जो दार्शनिक हैं, उन्होंने जो सिद्धांत दिया है, उन्होंने बोला है कि उनका सिद्धांत क्या है, बाह्य है। वो बोलते हैं कि कानूनी दंड मिलना चाहिए अगर कोई कर्तव्य का पालन नहीं करता है। बट प्लेटो ने ऐसा कुछ नहीं बोला। प्लेटो बोलता है कि आंतरिक है और स्वयं व्यक्ति अपने मन से इसको कर लेगा, कोई नहीं करता। ये तो हम भी जानते हैं। आज के टाइम में आप देखेंगे, अगर व्यक्ति अपने मन से हर रूल फॉलो कर ले तो इतनी चालान वगैरह कटी नहीं, लोग हेलमेट ही नहीं लगाते हैं, चालान करते हैं। अगर हेलमेट वगैरह बिल्कुल नहीं लगाएंगे, वो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनवाएंगे अगर उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो और उन्हें अगर क्या बोलते हैं उसे, हाँ, चालान नहीं कटे उनका, राइट। तो भय होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में अगर देखें तो प्लेटो का ये सिद्धांत कहीं काम नहीं कर सकता। भाई किसी का मन नहीं करता, क्यों पैसे देके कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं देखते हैं। हम देख रहे थे ये दार्शनिक शासक, ये भी हेडिंग से आप लिखिएगा, आप पहले देख चुके हैं। प्लेटो ने क्या बोला है, राज्य का राजा कैसा होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, क्योंकि वो श्रेष्ठ आत्मा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, यही सब चीजें बोली हैं। थर्ड है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। कार्य विशिष्टता के सिद्धांत से मतलब है, हम पहले बात कर चुके हैं क्वेश्चन में, कि प्लेटो ने राज्य के जो लोग हैं उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादन वर्ग। तो क्या है, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है कि हाँ, शासक वर्ग शासक का काम करेगा, सैनिक वर्ग सिर्फ सैनिक सुरक्षा का काम करेगा, उत्पादक वर्ग सिर्फ उत्पादन का कार्य करेगा। तो ये क्या है, कार्य विशिष्टता बताइए। चौथा अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अहस्तक्षेप का सिद्धांत जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य का पालन करना चाहिए और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राइट। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना देखते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या आलोचना है। पहला, कानूनी धारणा नहीं वरन एक नीतिक धारणा, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति को दंड नहीं मिलेगा, कोई भी आंतरिक रूप से नहीं मानने वाला कि हाँ, वो पता नहीं, प्लेटो के टाइम पर भी इतने अच्छे नहीं लोग होंगे, आज के टाइम में तो बिल्कुल लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि अगर कानूनी कार्रवाई नहीं करी जाए और वो अपने मन से अच्छा काम कर रहे हैं, भाई इतना अच्छा कोई नहीं होता। सेकंड, दार्शनिक वर्ग को समझ सकते हैं प्रदान करना। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी, असीमित शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती हैं। प्लेटो ने क्या बोला है, एक राजा को क्या होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए। पर प्लेटो ने ये नहीं बोला अगर एक राजा भी है उस पर हम कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। प्लेटो ने ये बोला एक दार्शनिक की सभी बात माननी चाहिए जनता को। जब एक दार्शनिक की उसने बोला है सभी बात माननी चाहिए, तो क्या हो गया, राजा के पास असीमित शक्ति आ गई। और यहाँ पर यही है कि जब भी किसी के पास असीमित शक्ति आ जाती है तो उसे घमंड हो जाता है। तीसरा है, मनुष्य समाज का सार्वजनिक विकास संभव नहीं है। जैसा कि प्लेटो ने बोला है कि लोगों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। अगर एक किसान में योग्यता है और वो राजा बन सकता है तो उसे राजा बनना चाहिए, बट नहीं, प्लेटो ने यहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं दिया। प्लेटो ने 3 वर्गों में सिर्फ विभाजित कर दिया, जिससे लोगों का विकास नहीं होगा। चौथा, वर्तमान समय में राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है। इस समय हम इसे राज्यों पर लागू ही नहीं कर सकते। अगर आप अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लें,
तो इतने ज़्यादा नियम कानून हैं, लोगों को दंड मिलता है, तब तो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते। आपको लगता है अगर बिल्कुल नियम कानून हटा दी जाए तो आंतरिक अगर हो तो लोग रूल फॉलो कर सकते हैं? आप खुद सोचिएगा इस बात को। 5वां है, गुणों के निर्धारण का कोई अभाव नहीं है। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर कोई व्यक्ति किसान है या सैनिक वर्ग है, उसमें बहुत अधिक गुण हैं, वो राजा बनना चाहता है, बट प्लेटो ने बोला है कि राजा बन ही नहीं सकता, सिर्फ राजा कौन बन सकता है? दार्शनिक बन सकता है, राइट। अतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक वैधानिक सिद्धांत नहीं होकर एक क्या है? नीतिक सिद्धांत है। कि सिद्धांत सिर्फ कल्पना ही है, वास्तविक जीवन में सिद्धांत का ऐसा कोई बहुत महत्व नहीं है, बट महत्व है राजनीति की दृष्टि से। जिस समय प्लेटो एथेंस में था उस समय इस सिद्धांत की आवश्यकता थी, आज के टाइम में ये सिद्धांत बिल्कुल लागू नहीं हो सकता, राइट। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के दार्शनिक राजाओं के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचन करो। ये मैंने क्वेश्चन मॉडल से किया करवाया है, इसमें मॉडल में इसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। वेट करिए एक मिनट। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, दार्शनिक राजाओं के सिद्धांत। अभी हम बात कर चुके हैं ना प्लेटो के पीछे 2 क्वेश्चंस में, प्लेटो क्या बोलता है? राजा को कैसा होना चाहिए? दार्शनिक होना चाहिए। अभी ये दार्शनिक होना चाहिए राजा को, इसी के ऊपर प्लेटो ने एक सिद्धांत बना दिया। ये सिद्धांत भी लगभग सेम सा ही है, ठीक है।